Good morning, everyone. Today is our part 3 of chapter 2. In the last class, which is a revision class, we have revised from the beginning of few topics of chapter 2. हम लोगों ने फोर्स के टाइप्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ और इनर्शिया और मास के बारे में डिस्कस किया था. आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा. इनर्शिया हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने डिस्कस किया था इनर्शिया क्या होती है. किसी ऑब्जेक्ट की वो एबिलिटी कि वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखता है, वो अपनी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं करना चाहता है, ये कहलाता है इनर्शिया. इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे. अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइटर है तो उसका इनर्शिया कम होगा, लेस. अगर कोई ऑब्जेक्ट हैवी है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, मोर. और एग्जाम्पल आप अपनी डेली लाइफ में ले सकते हैं. एज अ स्टूडेंट्स यू ऑल आर हैविंग स्कूल बैग्स. अगर किसी दिन आपके बैग में कम बुक्स एंड कॉपीज हैं, आपका बैग लाइट है, तो आपको कम एफर्ट लगाना पड़ता है उसको कैरी करने में, क्योंकि उसका इनर्शिया कम होता है. तो किसी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स किस पे डिपेंड करता है? उसके इनर्शिया पे. अगर इनर्शिया कम है या ऑब्जेक्ट लाइटर है तो फोर्स भी हमें क्या करना पड़ेगा? कम अप्लाई करना पड़ेगा. और अगर हम किसी बॉडी को पुल करना चाहते हैं या पुश करना चाहते हैं, वो बॉडी हैवी है, तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो हमें फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा. ओके, तो यही रीज़न है कि हैवी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है देन द लाइटर वन. Then we will discuss some examples. I have given you the screenshot of the PDF in the PDF of examples of Newton's first law of motion, जहाँ पे 4 examples आपके लिखे हैं. उनको एक बार हम फिर से डिस्कस करते हैं. मान लीजिए कि एक बस है और वो बस चल रही है. इट इज अ मूविंग बस एंड अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस. कोई पर्सन एक चलती हुई बस में खड़ा है. सडनली क्या होता है? सडनली ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स. सडनली क्या होता है कि ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है. तो क्या होगा? अगर पर्सन अलर्ट नहीं है, सो ही फॉल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन. क्यों फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल करता है? देखिए, जब कोई पर्सन किसी चलती हुई बस में खड़ा है और तो वो क्या कर रहा है? वो बस के साथ, ही इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन, वो बस के साथ मूव कर रहा है. उसके बॉडी के सारे पार्ट्स आर मूविंग अलोंग विद द बस. सडनली अगर ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया और पर्सन अलर्ट नहीं है, तो उसके पैर जो कि बस के कांटेक्ट में हैं, दे कम इन रेस्ट अलोंग विद द बस. वो तो बस के रुकने पे बस के साथ रेस्ट में आ गए, लेकिन रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी, उसकी बॉडी का बाकी पार्ट स्टिल इन अ स्टेट ऑफ मोशन, अभी भी किस स्टेट में है? मोशन की स्टेट में है, जिसकी वजह से पैर रुक जाते हैं, लेकिन बॉडी का बाकी का पार्ट मोशन की वजह से आगे की तरफ ही चलता रहता है. और अगर वो अलर्ट नहीं है तो पर्सन क्या होता है? आगे की तरफ गिर जाता है. ठीक है. सिमिलरली, इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग in a bus which is not moving, means which is in a position of rest. अगर बस खड़ी हुई है और पर्सन उसमें खड़ा हुआ है, ठीक है. सडनली बस स्टार्ट्स मूविंग. सडनली बस मूव्स. ठीक है, एकदम से बस चलना स्टार्ट करती है. और अगर पर्सन अलर्ट नहीं है तो वो किस तरफ गिरता है? ही फॉल्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन. वाई इन बैकवर्ड डायरेक्शन? अगेन हम लोग इसका रीजन किससे देंगे? इनर्शिया से. देखिए, जब
कोई भी पर्सन रुकी हुई बस में खड़ा है तो वो किस स्टेट में है? ही इज ऑल्सो इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है। सडनली बस स्टार्ट मूव्स, एकदम से बस चलना स्टार्ट करती है तो उसके पैर जो कि बस के कांटेक्ट में है वो भी बस के साथ चलने लगते हैं, लेकिन बॉडी का बाकी का पार्ट स्टिल इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है। तो ऊपर का पार्ट रेस्ट में रहता है, लेकिन नीचे का पार्ट क्या होता है? आगे की तरफ बढ़ता है, जिसकी वजह से पर्सन क्या होता है? पीछे की तरफ गिर जाता है। इसी तरीके से फर्स्ट में क्या था कि पर्सन मूव कर रहा है, चल रहा है, एकदम से पैर उसके रुक गए, लेकिन ऊपर का पार्ट मूव कर रहा है इसलिए वो आगे की तरफ गिरा। ठीक है। और सेकेंड में क्या हुआ कि पैर उसके चलना स्टार्ट कर दिए, लेकिन ऊपर का पार्ट अभी भी रेस्ट में है, तो नीचे का आगे बढ़ गया तो ऊपर का पीछे गिर गया, तो इसलिए पर्सन क्या होता है? पीछे की तरफ गिर जाता है। थर्ड आपका एग्जाम्पल था, जैसे कि हम घर में क्या करते हैं, व्हेन वी आर वॉशिंग अवर क्लोथ्स, तो हम उसको एक बार लॉन्ड्री स्टैंड पे डालने से पहले मिनी जर्क्स देते हैं, बहुत सारे जर्क देते हैं। मीन्स उसको जब ऐसे ऐसे करके जर्क देते हैं तो उसमें से क्या होती है? कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर की तरफ निकलती हैं। ऐसा क्यों होता है? व्हेन जर्क्स आर गिवन टू अ क्लोथ, water comes out. Why it happens? देखिए, जब आप किसी कपड़े को जर्क देते हैं तो झटका देते हैं तो वो क्या होता है? इट बिकम्स इन अ स्टेट ऑफ मोशन। लेकिन अब कपड़ा तो मोशन में आ गया, लेकिन उसमें जो वाटर था वो स्टिल इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, वो अभी भी रेस्ट की स्टेट में है, इसलिए कपड़ा मूव करने लगता है और वो रेस्ट वाली जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो आउट ऑफ द क्लॉथ आके बाहर गिर जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आप सब लोग कैरम खेलते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी कैरम बोर्ड पे इस तरीके से अगर जितनी भी आपकी कॉइन्स होते हैं उनके अगर पाइल्स लगाई जाए इस तरीके से, और अगर कोई स्ट्राइकर नीचे की तरफ बहुत तेजी से स्ट्राइक करे तो क्या होता है? सिर्फ नीचे वाली कॉइन बाहर निकल जाती है, बाकी की एज इट इज रहती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, पहले सारे जितने भी कॉइन्स थे वो सब किस स्टेट में थे? दे आर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। अब नीचे वाले कॉइन पे जब स्ट्राइकर आके हिट करता है सो इट कम्स इन अ स्टेट ऑफ मोशन और वो अपनी प्लेस चेंज कर लेता है, बट रेस्ट ऑफ द पाइल इज स्टिल इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, इसलिए नीचे की कॉइन बाहर निकल जाती है, लेकिन ऊपर की स्टिल दे आर स्टैंडिंग ऑन अ कैरम बोर्ड। ठीक है। अगर आप तेजी से मारेंगे तो ऐसा होगा, और अगर आप उसको उतनी स्पीड से नहीं मारेंगे तो सारी आकर एक के ऊपर एक गिर जाती हैं, क्योंकि फिर सब दे ऑल आर बिगिन इन अ स्टेट ऑफ मोशन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो आपके न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ जो से हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स थे, और ये रीजन में पूछे जाते हैं। जैसे आपको एग्जामिनेशन में से पूछा जाएगा, व्हाई अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस फॉल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन सडनली ब्रेक्स आर अप्लाइड, so your answer will be this. Okay, why many jerks have been given to a cloth before drying? So answer is this. Understand? Now we will move towards the next topic, which is momentum. The next topic is momentum. Now what is momentum? आप लोगों ने शायद फर्स्ट टाइम ही ये टर्म सुना होगा, momentum. What is momentum? Momentum is the power of motion of an object. किसी ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है यानी मूव कर रहा है, विच इज मूविंग, एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग हैज मोमेंटम, हैज मोमेंटम। ऑब्जेक्ट्स इन मोशन आर सेड टू हैव मोमेंटम। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करता है उसमें क्या होता है? मोमेंटम होता है। मोमेंटम होता क्या है? ये पावर होती है ऑब्जेक्ट की। दिस इज द पावर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, या आप ऐसे कह सकते हैं कि वो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कितनी तेजी से मूव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड दी मोमेंटम। ठीक है। मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दिस एंड दिस, दोनों का मास सेम है,
सेम है मास के दोनों ऑब्जेक्ट। मान लीजिए एक की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और दूसरे की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑब्जेक्ट तेजी से मूव कर रहा है? ये वाला ऑब्जेक्ट। तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? इसका मोमेंटम ज्यादा होगा। ठीक है, इसका मोमेंटम कम होगा और इसका मोमेंटम ज्यादा होगा। तो हमने क्या देखा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से चल रहा है। जो जितने तेजी से चल रहा है उसका मोमेंटम उतना ही ज्यादा है। सो इन शॉर्ट, हाउ विल डिफाइन मोमेंटम? मोमेंटम इज द पावर ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन मोशन। अगर कोई चीज मूव कर रही है, चल रही है, तो वो किस पावर से चल रही है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। ये क्वालिटी होती है हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के अपना मोमेंटम होता है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होता है और जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होते हैं उनका मोमेंटम नहीं होता है। दे आर हैविंग जीरो मोमेंटम। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से, एंड इट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये किस पे डिपेंड करता है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये किस तरीके की क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वाई वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि ये मूव कर रहा है। तो मूव कर रहा है तो कहाँ मूव कर रहा है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी, मास की होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उसकी SI यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो मोमेंटम का फॉर्मूला हुआ मास इनटू वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब हम फॉर्मूले से देखें तो P इज इक्वल टू M इंटू V, यानी मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। मैंने आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग बताया था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है? When one is increasing, another is also increasing. When one is decreasing, another is also decreasing. जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, एक घटती है तो दूसरी भी घटती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास ज्यादा है, मोर है, तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इट विल हैव मोर मोमेंटम। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसका मोमेंटम भी कम होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लेस है तो उसका मोमेंटम भी लेस होगा। अब देखिए, हम पता कैसे करेंगे कि किसका मोमेंटम क्या है? वो तो हम फॉर्मूला लगा के पता कर लेंगे, लेकिन अगर आपको एक सिंपल सी बात बताई जाए, मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास सेम है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास सेम है। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास है 5 किलोग्राम 5 किलोग्राम। तो अब जब मास सेम हो जाएगा तो किस पे डिपेंड करेगा? उनकी वेलोसिटी पे। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी अगर 5 है और इसकी वेलोसिटी अगर 10 है तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? इसका मोमेंटम ज्यादा होगा और इसका मोमेंटम कम होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं जिनकी वेलोसिटी सेम है। मान लीजिए इसकी भी 5 है और इसकी भी 5 है, लेकिन मास डिफरेंट है। तो जिसका मास ज्यादा होगा, अगर इसका मास कम है तो इसका मोमेंटम कम होगा। अगर इसका मास ज्यादा है तो इसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके रोड पे दो स्कूटी चल रही हैं, सेम कंपनी की स्कूटी है। मान लीजिए दोनों एक्टिवा है, तो दोनों का जो मास होगा वो क्या होगा? सेम होगा। लेकिन एक की वेलोसिटी अगर कम है और दूसरे की वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी।
अब मान लीजिए कोई इंसान रोड क्रॉस कर रहा है और वो टकरा गया इसी स्कूटी से, तो किस स्कूटी से टकराने पे उसे ज्यादा चोट लगेगी? जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा, क्योंकि मोमेंटम इज द पावर ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की जो पावर होती है कि वो कितनी तेजी से चल रहा है, दैट इज मोमेंटम। तो तेजी से चलने वाली चीज से ज्यादा चोट लगती है, ठीक है। तो जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा उससे टकराने पे आदमी को ज्यादा चोट लगेगी, जिसका मोमेंटम कम होगा उससे टकराने पे कम चोट लगेगी। तो अगर दोनों के मास सेम है तो जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा, यानी जो ज्यादा वेलोसिटी से चल रहा होगा, उससे टकराने पे उसको चोट ज्यादा लगेगी, और जो कम वेलोसिटी से चल रहा होगा उससे टकराने पे चोट कम लगेगी। तो आप लोगों ने देखा होगा एक्सीडेंट वगैरह जब होते हैं, तो अगर स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की ज्यादा है, अगर वो सामने वाले से टकरा गया और सामने वाला बहुत तेजी से आ रहा है, तो उससे ज्यादा चोट लगती है, कभी कभी डेथ भी हो जाती है। और अगर सामने वाले की स्पीड कंट्रोल में है तो उसे इतनी चोट नहीं लगती है, ठीक है। उसका रीजन मोमेंटम ही होता है। सिमिलरली मान लीजिए अगर अब दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, 5 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए एक है स्कूटी और एक है ट्रक। एक है आपकी स्कूटी और एक है आपका ट्रक। तो आप बताइए, जब सेम वेलोसिटी से दोनों चल रहे हैं तो किससे टकराने पे आपको ज्यादा चोट लगेगी? आपको ज्यादा चोट लगेगी जब आप ट्रक से टकराएंगे, क्योंकि उसका मास क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से चलते हैं लेकिन उनका मास ज्यादा होता है, तो उनसे टकराने पे ज्यादा चोट लगती है, क्योंकि उनका मोमेंटम ज्यादा होता है, ठीक है। तो हमने इन सारे एग्जाम्पल से यही चीज देखी कि मोमेंटम डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, वन इज मास एंड अनदर इज वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर दोनों ऑब्जेक्ट का डिफरेंट मास और डिफरेंट वेलोसिटी हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आप मोमेंटम निकालेंगे, जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा उससे टकराने पे ज्यादा चोट लगेगी, और जिसका कम होगा उससे टकराने पे कम चोट लगेगी, ठीक है। तो इसके बाद में मोमेंटम के कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। I hope that you people understand whatever we have discussed today. This is all for today. Have a nice day.